तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार, वेलकम है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस माइनर सेमेस्टर 3 रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों के काम में आएगा। नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और एनपीयू। ठीक है, तो इसमें पढ़ना क्या है आपको, एक फ़ोटो भी मैंने लगा दिया है। पढ़ना है हमें नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें आपको विशेष रूप से 3 टॉपिक पढ़ना है और मैं आपको आपको दूंगा पहले क्वेश्चन आंसर, फिर आपको पीवाईक्यू कराऊंगा। पीवाईक्यू कल कराऊंगा। यार इतना ज़ोर से बारिश हो रहा है ना, क्या बताएं, कपड़ा वगैरह सब भीग गया है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जाता है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया में टॉपिक यूनिट 1। यहाँ पे यूनिट 1 में सबसे पहला क्या आता है, अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसमें आपको राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है। ठीक, राष्ट्रवाद में भी आपको मार्क्सिस्ट और सब बेल्ट, ठीक, और एंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद में पॉलिटिक्स एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स सोशल बेस, यानी कि सामाजिक पृष्ठभूमि का भी अध्ययन करना है राष्ट्रवाद में। ठीक, और तीसरा आता है हमारा पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत और पाकिस्तान में बंटवारा। ठीक है, और स्वतंत्रता। ये 3 टॉपिक पढ़ना है हमें राष्ट्रवाद में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये कौन है, पहचानिए यहाँ पे कौन कौन है। ये नेहरू जी है, ये मोहम्मद अली जिन्ना। भारत और पाकिस्तान बंटवारे के बाद ये भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने, मोहम्मद अली जिन्ना। ये अंग्रेज़ अधिकारी हैं। ठीक है, और ये कोई मालूम नहीं है कौन है यार, सब कुछ जानना थोड़ी है हमको। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने बंटवारे के हस्ताक्षर कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद की संकल्पना क्या है। ठीक, राष्ट्रवाद की संकल्पना क्या है, पहला क्वेश्चन यही है हमारा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। ठीक है, यानी कि देश, और वाद मतलब अपने हित, राष्ट्र के हित, ठीक है, के बारे में चाहना, सोचना। तो राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विचारधारा है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक, थॉट है, चिंतन है, जिसके अंतर्गत लोग अपने राष्ट्र की एकता, ठीक है, जैसे हम भारत के हैं तो हम भारत की एकता चाहेंगे, भारत की अखंडता चाहेंगे, भारत की स्वतंत्रता चाहेंगे, मतलब भारत की हर ओर से अच्छाई चाहेंगे, समृद्धि चाहेंगे। ठीक, जिसमें नागरिक के बीच सामूहिक पहचान, संस्कृति, भाषा और इतिहास की भावना विकसित होती है। देखिए ये एक फिगर है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे। ठीक है, देखिए ट्रेन में भर भर के आदमी पाकिस्तान जा रहे थे और पाकिस्तान वाले आदमी मतलब हिंदू लोग भारत आ रहे थे और इस्लाम पाकिस्तान जा रहे थे। ठीक है, देख रहे हैं। हाँ, तो उस टाइम पे सिचुएशन ऐसा था कि क्या बताएं, मैं भी नहीं था ना, आप भी नहीं थे, हम सब इमेजिन ही कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं अगर आपको पढ़ने होंगे तो। उस ज़माने में लोग बहुत ज़्यादा कष्ट झेले। बंटवारे के कारण दोनों देशों में बहुत ज़्यादा विवाद भी हो गया। ठीक, चलिए, राष्ट्रवाद का उदय मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष के दौरान हुआ। मतलब कि जब भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेज के बीच जब हम लोग ने आज़ादी के लिए लड़ने लगा तो उसी बीच ये फूट डालो राज करो वाली नीति, अंग्रेजों की एक सिद्धांत थी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो, उन्होंने जाते जाते भी भारत के 2 टुकड़े करवा गए। ठीक है, तो अंग्रेज लोग भारत को जाते जाते भी 2 टुकड़ों में बांट गया। 19वीं सदी में रेलवे, ठीक है, 1853 में जब प्रथम रेलवे चलता है, ब्लैक ब्यूटी। ठीक, फिर डाक टिकट व्यवस्था और आधुनिक शिक्षा के विकास ने राष्ट्रवाद को और बढ़ावा दिया। ये क्या किया, नेशनलिज्म यानी कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा है इसको और बढ़ावा दिया इन सब ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ने इसे संगठित रूप प्रदान किया। राष्ट्रवाद का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों से हमें आज़ादी प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन बाद में ये बंटवारा में भी बदल जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। ठीक है,
राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें विभिन्न वर्ग, ठीक है, जाति, धर्म, संस्कृति सब एक मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ हम लोगों ने लड़ा और आज़ादी प्राप्त किया। इसमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, सफुल्ला खां, बहुत सारे लोगों ने अपना यहाँ पे क्या दिया, तो बलिदान दिया है। औपनिवेशिक साम्राज्य दृष्टिकोण क्या है? औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों का शासन, औपनिवेशिक मतलब अंग्रेजों का शासन। व्हाट इज इंपीरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन, इसको हम लोग कॉलोनियल पीरियड भी बोलते हैं, औपनिवेशिक काल। तो देखिए, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का विकास ब्रिटिश शासन की देन है। भारत में जो राष्ट्रवाद है वो किसका देन है? अंग्रेजों की देन है। इस मत के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा लाई और कानून व्यवस्था लाया और प्रशासनिक व्यवस्था लाया। मतलब ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों ने ये सब शुरू किया। हाँ, मानते भी हैं कि कुछ चीज़ों की शुरुआत भी की, रेलवे का भी शुरुआत किया, ठीक है, तो ये सब किया। और यह दृष्टिकोण भारतीय जनता की स्वतंत्र भूमिका को कम कर देता है। मैकाले आते हैं, लॉर्ड मैकाले, जो मैकाले, इतना जोर से गरजा नहीं यार, डर गए। मैकाले की शिक्षा व्यवस्था 1835 के माध्यम से शिक्षित वर्ग तैयार हुआ और आगे इनको मैकाले मिनट कहा जाता है। और इन्होंने ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। किसने? लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले के बाद 1854 में एक आता है वुड्स डिस्पैच। क्या आता है? वुड्स डिस्पैच, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध प्रथम बार लिखित दस्तावेज तैयार किया जाता है, ठीक है, रिटर्न डॉक्यूमेंट, कि भारत में शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में दिया जाएगा। और शुरू में शिक्षा केवल अमीरों के लिए था, गरीब के लिए नहीं था। बाद में गरीबों के लिए शिक्षा दी जाने लगी हंटर कमीशन के बाद, 1882 के बाद। चलिए, बारिश तो बहुत जोर से हो रहा है यार, सावन महीना आ गया ना, सावन आया बादल छाया। तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन है छोटे छोटे। हम लोग छोटे क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, हम लोग बड़े क्वेश्चन पे डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो लोग ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सभी पेपर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। PYQ मिलेंगे केवल उनके जो कॉमन पेपर हैं, जैसे कि आपका AEC पेपर हो गया, सेक पेपर हो गया, MDC हो गया, ठीक है। इन सब के आपको क्या मिलेंगे? PYQ। और उसमें भी MDC में केवल विशेष 1-2 सब्जेक्ट का ही PYQ दे पाएंगे, सबका नहीं दे पाएंगे। बाकी सेक का सेक पेपर, सेक एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसका PYQ मिलेगा, AEC का PYQ मिलेगा। सेमेस्टर 4 के सभी नोट्स, 5, 6, 7, 8 तक के सभी नोट्स मिलेंगे। चलिए हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर करते हैं, जो आपके एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए आएंगे। भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय, ठीक है, देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल और बहुआयामी ऐतिहासिक प्रक्रिया है। इसमें कितना साल लग गया? लगभग 250 साल भारत में अंग्रेज रहे। इससे समझने के लिए इतिहासकार ने विभिन्न दृष्टिकोण विकसित किए हैं, जिन्हें प्रमुख है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। मतलब राष्ट्रवाद को अगर आपको जानना है तो ये सब चीज़ों को जानना होगा। राष्ट्रवादी विचारधारा को जानना होगा, साम्राज्यवादी विचारधारा को जानना होगा, ठीक, मार्क्सवादी विचारधारा को जानना होगा, और उपवंचित विचारधारा को जानना होगा, ठीक। चलिए, तो इन सब विचारधाराओं को जानेंगे हम लोग राष्ट्रवाद, कि राष्ट्रवाद एक्चुअल में है क्या। प्रत्येक दृष्टिकोण राष्ट्र को अलग अलग पहलुओं को उजागर करता है। जितने भी यहाँ पे विचारधारा दी गई है, सब अपने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद की अवधारणा यानी कि परिभाषा देते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हम अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। सिंपल सा वो, जब कोई व्यक्ति अपने देश का हित सोचता है तो उसको राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या है? तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक महान और संगठित राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत करता है। इसके अनुसार भारतीय जनता ने एकता,
देशभक्ति और बलिदान के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ब्रिटिश शासन के अगेंस्ट, ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या किए, लड़े, संघर्ष किए। यह दृष्टिकोण महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण और महत्व देता है। ठीक है, इसमें यह माना जाता है कि राष्ट्रवाद का विकास भारतीय समाज की आंतरिक चेतना और स्वाभिमान का परिणाम था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस 1885, देखिए ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1885 में, कि इसके स्थापना ने राष्ट्रवाद मतलब अपने देश का हित, तो अपने देश का हित कब होगा, जब हम लोग अंग्रेजों से आज़ादी लेंगे, मतलब उस जमाने में आदमी सोचते थे। तो संगठित रूप से क्या हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस और महात्मा गांधी और कई नेताओं ने मिलकर कई आंदोलन किए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े, जैसे कि असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी द्वारा लड़ाया गया। ठीक, मतलब आंदोलन किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब आंदोलन किए गए ताकि भारत को क्या मिल सके, आज़ादी मिल सके। ठीक है, और हमारे देश का हित हो। अब आ जाता है साम्राज्यवादी दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण क्या है हमारा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, इंपीरियलिस्ट अप्रोच। ये क्या होता है इंपीरियलिस्ट अप्रोच, देखिए साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन की नीतियों और सुधारों के कारण हुआ। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इसकी जितने भी पॉलिसी हैं, नीति हैं, उनके खिलाफ हुआ। यार मुझे डर लग रहा है, ठीक है, मतलब पागल गरजता है, तो क्योंकि मेरे रूम के सामने ना बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है और पेड़ के सामने ना बिजली आती है, आपको ये मालूम है। चलिए, तो इस मत के अनुसार अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक शिक्षा लाई, कानून व्यवस्था, संचार, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक व्यवस्था भी स्थापित की, जिससे भारतीय राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। और यह दृष्टिकोण यह भी माना जाता है कि भारत में समाज जो है स्वयं इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं था। हालांकि भारतीय जनता स्वतंत्र भूमिका और संघर्ष को कम करके आंकता था। और बाद में 1835 में मैकाले मिनट ने अंग्रेजी शिक्षा लाई और वुड्स डिस्पैच ने इसको कानूनी रूप प्रदान किया, अंग्रेजी शिक्षा को। ठीक है, अब आता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ये क्या है, तो देखिए एक बहुत फेमस व्यक्ति है कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स, वो बोलते हैं कि जितना भी अमीर लोग है ना, सब अमीर लोग मिलकर गरीब लोग का खून चूसता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे इनडायरेक्टली। ठीक है, यानी कि कार्ल मार्क्स यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये आम आदमी के हित, गरीब आदमी का हित चाहता है, गरीब आदमी के अधिकार की बात करता है। ठीक है, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण राष्ट्रवाद को आर्थिक शोषण, ठीक, वर्ग संघर्ष यानी कि अमीर और गरीब में भेदभाव संदर्भ को समझाता है। इसके अनुसार ब्रिटिश शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने हितों के लिए उपयोग किया है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है कि अंग्रेज जो अमीर हैं ये भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारा धन लूट के ले जा रहे हैं। इनके अनुसार ब्रिटिश शासन भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों का क्या कर रही है, गलत फायदा उठा रही है, भारतीय संसाधन का व्यापक शोषण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ के किसान, मजदूर, इन सभी में विरोध की भावना उत्पन्न हुई इस दृष्टिकोण से। ठीक है, जिसके राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया। यह दृष्टिकोण राष्ट्रवाद को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक प्रक्रिया के रूप में भी देखा। और भारत में मार्क्सवाद का उदय M.N. रॉय को माना जाता है। M.N. रॉय, फुल फॉर्म इनका मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, M.N. रॉय, भारत में मार्क्सवाद का उदय जाने जाते हैं। इसके साथ ही दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत दिया 1867 में। इन्होंने बताया कि भारत किस तरह से अंग्रेज भारत का खजाना लेकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। ठीक है, और R.C. दत्त के आर्थिक विश्लेषण, ये सभी भारत में अंग्रेज जो हमारा धन लूट रहे थे ये सिद्ध कर दिया। अब आ जाता है उपचिंतक दृष्टिकोण। ये उपचिंतक दृष्टिकोण कौन है, तो देखिए उपचिंतक दृष्टिकोण राष्ट्रवाद के इतिहास में क्या किया है, तो साधारण जनता जैसे कि किसान, मजदूर, महिलाएं और आदिवासी की भूमिका को प्रमुखता देते हैं। यह मानता है कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल नेताओं और उच्च वर्ग का नहीं था। जो स्वतंत्रता आंदोलन है केवल, देखिए उपचिंतक बोलते हैं कि नहीं,
आप लोग आज़ादी लिए केवल इसमें अमीर लोग थोड़ी हो ना भागीदार हैं, हम लोग भी भागीदार हैं यार, निम्न वर्ग भी इसमें भागीदार है, मध्यम वर्ग भी भागीदार है, केवल उच्च वर्ग का बलिदान। बाप रे बाप, इतना जोर से गरज रहा है ना कि मेरा हालत खराब हो जा रहा है। एक मिनट यार, चप्पल पहन लेता हूँ। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जनता की इसमें सक्रिय भागीदारी है, आम जनता का भी, ये इनका बोलना है। यह दृष्टिकोण इतिहास को नीचे से, क्या बोल रहे हैं, बॉटम टू अप्रोच, नीचे से समझने का प्रयास करती है। यानी कि इसमें आम आदमी, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का भी योगदान है स्वतंत्रता में। उन वर्ग को आवाज़ देता है जिन्हें पारंपरिक इतिहास में नज़रअंदाज कर दिया गया, जिन्हें निम्न वर्ग कहते हैं, उनका भी बलिदान है भारत की स्वतंत्रता में। ठीक है, रणनीति रंजीत गुहा ये एक राइटर हैं। ठीक है, और इनके दशक में ये बोलते हैं कि 1980 के दशक में, ठीक है, ये जो उपचिंतक समूह है, उपचिंतक वर्ग है, ठीक है, जिसको हम लोग देखिए, ये जो उपचिंतक है इनको सबअल्टर्न कहा जाता है। तो सबअल्टर्न जो स्टडीज़ है, इनका अध्ययन किया और इनके आधार पे इनकी ग्रुप तैयार की और स्थापना कर इस दृष्टिकोण को विकसित किया। यानी कि इस दृष्टिकोण, यह जो दृष्टिकोण है, क्या बोलते हैं कि ये आम आदमी जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया है, उनका हित, उनके अधिकार और उनके जो प्रयास हैं उनको दिखाता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है, केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, कई दृष्टिकोण है। और इन सब के अध्ययन से पता चलता है कि भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और जन आधारित है ये राष्ट्रवाद, सभी का इसमें योगदान है। ठीक है, और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के कारण फिर क्या हुआ, भारत आज़ाद होता है। यानी कि सब कोई अपने राष्ट्र का हित चाहने लगा, भला चाहने लगा, तो क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन में विभिन्न दृष्टिकोण का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तुलनात्मक, अलग अलग जो दृष्टिकोण अभी हम लोगों ने देखा, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, उप वंचित दृष्टिकोण, ठीक है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो ये जो दृष्टिकोण है, ये दृष्टिकोण कितना, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये तुलना करना है। ठीक है, तो देखिए, पहला यहाँ पे तुलना किया गया है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का। दूसरा तुलना किया गया है दृष्टिकोण मार्क्सवादी दृष्टिकोण का स्थान क्या है इसमें। तीसरा उपवंचित दृष्टिकोण का महत्व। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य अंतर को दिखाया गया है कि राष्ट्रवादी व साम्राज्यवादी दृष्टिकोण टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि ऊपर से इतिहास बताता है। ठीक है, ऊपर का इतिहास, अमीर अमीर लोगों का केवल, राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी। जबकि मार्क्सवादी और उपवंचित दृष्टिकोण किसका बताता है, निम्न वर्गों का इतिहास बताता है, निम्न वर्गों का बलिदान बताता है, निम्न वर्गों का त्याग के बारे में बताता है। मतलब ये निम्न वर्ग का सपोर्ट कर रहा है दो को, और दो को उच्च वर्ग का सपोर्ट करता है। राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी दृष्टिकोण उच्च वर्ग का सपोर्ट करता है, टॉप डाउन अप्रोच, जबकि मार्क्सवादी और उपवंचित निम्न वर्गों का सपोर्ट करता है। ठीक है, राष्ट्रवादी एकता और बलिदान की ओर जोर देता है, मार्क्सवादी आर्थिक शोषण को बताता है कि किस तरह से अंग्रेज हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं। ठीक, उपवंचित बताते हैं कि इसमें जनता की भागीदारी है भाई, है। ठीक है, तो ये सभी अप्रोच आपको पढ़ने हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है यूनिट 2। यूनिट 2 ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरण हैं। ठीक है, भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, पहले हम लोग यूनिट 3 करते हैं, उसके बाद यूनिट 2 करेंगे, क्योंकि यूनिट 3 जो है ना थोड़ा सा बड़ा है, मतलब छोटा है, यूनिट 2 बड़ा है। तो पहले छोटा छोटा यूनिट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं उस पर। यूनिट 3, यूनिट 3 आपका पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का विस्तृत वर्णन करें। सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है, हिंदी में जो बोलते हैं सांप्रदायिकता, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनलिज्म, ये क्या होता है। देखिए, सांप्रदायिक व्यक्ति होना बहुत गलत बात है। सांप्रदायिक का मतलब क्या है, संप्रदाय, देखिए संप्रदाय से बना ये सांप्रदायिकता। ठीक है,
सांप्रदायिकता मतलब ये होता है, लाइन वन कटा हुआ है कि देखो, हम हिंदू हैं, हम इस्लाम हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम जैन हैं, हम बौद्ध हैं, हम फलना है, हम ढिमका है, मेरा धर्म महान है। मतलब अपने धर्म की बड़ाई करना, ये सांप्रदायिकता है। अपने धर्म को अच्छा मानना कि मेरा धर्म ही अच्छा है, सर्वोपरि है, ठीक है, ये गलत है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म समान है, सभी धर्म की समान भावना है। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ये बताता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म का सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, हम सभी धर्मों को समान भाव से देखते हैं, समान दृष्टिकोण। इसीलिए भारत के संविधान में बोला गया है सर्वधर्म समभाव, ठीक है, सभी धर्मों का समान भाव दिया जाएगा। तो जब ये सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, कब? सांप्रदायिकता तब बढ़ती है जब लोग क्या करते हैं, अपनी धार्मिक पहचान को राजनीतिक हित से जोड़ने लगते हैं, ठीक है, कि अरे भाई हम हिंदू हैं, हिंदू को वोट देना, हम इस्लाम हैं, इस्लाम को ही वोट देना, ठीक है। ये क्या है? ये सांप्रदायिक है। इसी को बोलते हैं कि धर्म की राजनीति जोड़ना या धर्म के नाम पर अपने एकता को तोड़ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे सांप्रदायिकता। यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए क्या है? खतरा है। अगर हम आपस में ही अपने देश के लोग अलग अलग धर्म के नाम पे लड़ने लगे तो क्या होगा? क्या होगा? हमारा देश टूट जाएगा, ठीक है, जैसे कि 2 भागों में टूट ही गया है ना, भारत पाकिस्तान, और टूट जाएगा। तो इसलिए सांप्रदायिकता हमारे देश के लिए खतरा है। हमारे देश क्या, किसी भी देश के लिए खतरा है, हमारे देश के खासकर, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं। अब लोग, अगर हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, मिलजुल के नहीं रहेंगे, तो हमारा देश टूट जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल। सांप्रदायिकता का विकास कैसे होता है? तो भारत में सांप्रदायिकता का विकास मुख्यतः ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण हुआ। यानी कि धर्मों के बीच जो लड़ाई हुआ, इसी को सांप्रदायिकता बोलिएगा। आपस में धर्मों के बीच लड़ाई या विभिन्न धर्मों के बीच में अपना धर्म को बड़ा साबित करना, ठीक है, ये कब शुरू होता है? अंग्रेजों के समय से। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच विभाजन उत्पन्न किया, लड़ा दिया आपस में, ठीक है। प्रमुख कारण क्या है? अलग निर्वाचन प्रणाली, ठीक। देखिए, मुस्लिम लीग ने, मुस्लिमों ने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाया, मुस्लिम लीग, ठीक है, क्योंकि वो बोलते थे कि कांग्रेस जो है ना हिंदुओं का है। बाद में ये बोला जाने लगा। तो इस तरह से ये सांप्रदायिकता बढ़ गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी जाति विशेष का नहीं होता है, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक असमानता के विभिन्न समुदाय के बीच तनाव बढ़ गया और इस तरह से भारत में सांप्रदायिकता का विकास होता है। परिणाम क्या हुआ? सांप्रदायिकता के कारण ही भारत 2 भागों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान विभाजन हो जाता है भारत का 2 भागों में, ठीक है। और 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि में भारत का 2 भाग में बंटवारा हो जाता है। अब आ जाता है 2 राष्ट्र का जो सिद्धांत है, भारत और पाकिस्तान, ये 2 राष्ट्र का सिद्धांत कौन दिया? व्याख्या करना है। 2 राष्ट्र सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक है। एक्सप्लेन 2 नेशन थ्योरी, ठीक है, या विभाजन के बारे में बताइए, भारत पाकिस्तान विभाजन के बारे में बताइए, या 2 राष्ट्र का सिद्धांत सेम है। तो 2 राष्ट्र का सिद्धांत के अनुसार हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, धर्म, पहचान विभिन्न है, इसलिए वे एक साथ नहीं रह सकते। ऐसा कह के अंग्रेजों ने बांट दिया। वास्तव में देखा जाए तो अभी भी भारत में, भारत के हर एक राज्य में आपको दोनों धर्म के लोग मिलेंगे और आराम से रह रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ हम लोग पाकिस्तान के साथ भी तो हो सकता था, फिर वो हम लोग का टुकड़ा अलग हो गया। देखिए, अभी तो रह रहे हैं ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हम लोगों के बीच में। मीडिया थोड़ा बहुत लड़ा देता है, उकसा देता है, ठीक है, पॉलिटिकल नेता लोग लड़ा देता है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन वास्तव में आपके भी बहुत सारे मुस्लिम दोस्त होंगे, बहुत सारे हिंदू दोस्त होंगे, बहुत सारे सिख दोस्त होंगे, तो क्या है, हम आपस में रह रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई शुरू कौन कर दिया? अंग्रेज लोग, ठीक है। तो यही राष्ट्रवाद है, सॉरी, यही सांप्रदायिकता है। 2 राष्ट्र के सिद्धांत के अनुसार हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते और वे फिर अलग हो गए हैं। ये टॉपिक इसी टॉपिक पे बेस्ड है। राष्ट्र का बंटवारा हो गया केवल धर्म के नाम पे, ठीक है। तो धर्म के नाम पे आप कभी मत लड़िएगा कि मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा धर्म घटिया है, ठीक है। नहीं, धर्म, सभी धर्मों में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। प्रत्येक धर्म में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं।
आपको लेना है केवल अच्छाइयों को, बुराइयों को आपको नहीं कर लेना है, ठीक है। तो इस सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने प्रमुखता दी और उनका मानना था कि मुसलमान के हितों की रक्षा के लिए अलग देश का निर्माण किया जाना चाहिए। नतीजा देख लीजिए आप, पाकिस्तान भारत से कितना पीछे हो गया है, ठीक है। चलिए, पाकिस्तान का इस्लाम और भारत का इस्लाम में ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, उन लोग से बहुत आगे, और उन लोग पीछे हैं, ठीक है। तो अलग नहीं होना है धर्म के नाम पे। प्रमुख विशेषता क्या है, तो धर्म के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा दे दी गई और हिंदू मुसलमान के बीच में अलग पहचान बन गया, अलग राष्ट्र की मांग हो गई पाकिस्तान। महत्वपूर्ण घटना, लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ 1940 में। इस सिद्धांत को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, जिन्हें विभाजन की दिशा मिली, ठीक है। और वही हुआ, राष्ट्र में दो भाग में बंट गया। यूनिट 3 का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के संदर्भ में हुई वार्ताओं का विस्तृत वर्णन करें। कि जो अलग अलग भाग में बंट गया, इसके बारे में बताना है, ठीक है। इसमें देखिए, क्रिप्स मिशन होता है 1942 में, कैबिनेट मिशन योजना आती है 1946 में, माउंटबेटन योजना आता है 1947 में। ओके, आगे देखा जाए तो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं हम लोग। अब यूनिट 2, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है। देखिए, मैं अभी कॉलेज जाना होगा मुझे भी, ठीक है, टाइमिंग हो गया, तो दे देता हूँ। भारतीय राष्ट्र आंदोलन के विभिन्न चरण, उदारवादी, उग्रवादी और स्वदेशी का विस्तृत वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक। सबका यहाँ पे टाइम पीरियड के साथ एक एक करके बताया गया है। अगला जाता है, भारत में संवैधानिकता की शुरुआत और विकास का विस्तृत वर्णन कीजिए। किस तरह से संवैधानिकता की शुरुआत की गई, संविधान हमारे देश में बनना कब शुरू हुआ, ये आपको इसमें पता चल जाएगा, ठीक है। फिर महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन किए गए, उसके ऊपर क्वेश्चन है कि गांधी जी के नेतृत्व में जन आंदोलन किए गए, जिसमें पहला आता है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन। इन तीनों के बारे में बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 से 22, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, ठीक, जिसमें चौरी चौरा कांड भी होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा भी कहा जाता है, जो 1930 में हुआ। और तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी। इन तीनों के बारे में विस्तार से बताना है। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से अलग से बताइए, जो 1942 में हुआ, ठीक है। साम्राज्यवादी विकल्प, जिसमें कांग्रेस, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट का विस्तृत वर्णन करना है। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि अगर आपको सारा पीडीएफ चाहिए, सभी नोट्स सेमेस्टर 1 से 8 तक सभी पेपर के, तो आपको ज्ञान सागर ऐप इंस्टॉल करना होगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। ओके दोस्त, बाय, चलता हूँ यार, मुझे भी काम है। और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन मैं कहूँगा ऐप ले लीजिए। 60 रुपया में 4 साल तक मिलेगा सभी पेपर का नोट्स, सिर्फ 60 रुपया दीजिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसमें भी कंपनी का कुछ पार्ट है, कुछ मेरा अमाउंट आता है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जोहार।